जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन वाला चैनल। मैं मोहित दादीज अब आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कभी कभी एक आधा सवाल आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन नाम है बेटा चैप्टर का, है ना। और बिल्कुल छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, क्या बोलते हैं, कई बार एक सवाल आ जाता है इससे रिलेटेड, और वो भी एक सेगमेंट है वाटर की हार्डनेस वगैरह से, वो जनरली सवाल उससे पूछ लेते हैं। लेकिन ऐसा है कि एक एक सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा नहीं कि इस चैप्टर को बिल्कुल दरकिनार कर दें, हम इसे भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो हैं आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि अब जो है वो एक्चुअली ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली अगर हम यहां बात करें तो हम आज हाइड्रोजन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो ये तीनों चैप्टर्स जो हैं, इसके लिए सबसे मस्ट जो है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक ये चैप्टर्स मैं पढ़ा भी दूंगा तो आपको फिर भी इनकम्प्लीट सा फील होगा बेटा, क्योंकि कुछ यूसेज, एप्लीकेशंस और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल चीजें जो होती है चैप्टर से रिलेटेड, कि इसका यूज क्या है, ये कैसे होता है, क्या होता है, तो उसमें खूब सारी थियरी वगैरह जो है दी हुई होती है। वो आपको जस्ट रीडिंग लगानी है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पर बैठ के आपको चीजों को बस कॉन्सेप्ट को लेके बैठ जाना है कि सर ये क्या है वो क्या है, एक एक वर्ड पकड़ के नहीं बैठना है, बस रीडिंग लगानी है। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं वैसे आपको रीडिंग लगानी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार, पांच पांच बार आपको रीडिंग लगाते रहना है, उसका पढ़ते रहना है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब हमको चैप्टर जो है वो कंप्लीट फील हो रहा है। और सर के नोट्स प्लस एनसीईआरटी जो है हमको अब एकदम परफेक्ट फील दे रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इस तरह के चैप्टर्स को पढ़ने का जो है वो फील तभी आएगा बेटा। समझ रहे हो बात को? चलिए अब जो है बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो ये है बेटा कि पानी की हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस और उस हार्डनेस का रिमूवल, है ना। हार्डनेस रिमूवल और हार्डनेस के बारे में दो तीन बातें हैं, बस वो ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, मैं सारे पढ़ाऊंगा। मैं हाइड्रोजन के अंदर जितने कंपाउंड्स दिए हुए हैं सब पढ़ाऊंगा। हाइड्रोजन के अंदर अपन चैप्टर को अगर मोटा मोटा तौर से चैप्टर को अगर हम डिवाइड कर दें तो बेटा हमारे पास 4 से 5 पार्ट बन जाते हैं इस पूरे चैप्टर के। पहले वो सुन लीजिए। पहले तो खुद H2 डाई हाइड्रोजन ही बन जाता है ना। अगर मैं आपको बताऊं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पार्ट बनते हैं तो मैं बता देता हूं कि देखो, पहले तो सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो H2 ही बन जाएगा, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, डाई हाइड्रोजन। क्या बोल दिया हमने इसको? डाई हाइड्रोजन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन जो है वो बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्शन करता है और खूब तरह के हाइड्राइड्स बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स बनाता है। आगे जाके हम वो हाइड्राइड्स भी पढ़ने वाले हैं इस वाले सेगमेंट में। तो हम इसको देखें तो एक हमने यहां ले लिया, दूसरा पार्ट हमने यहां ले लिया, तीसरे पार्ट में हम आएंगे पानी पर, क्योंकि H2O आपने बोल दिया तो इसका मतलब है हाइड्रोजन का रोल इसमें भी है। ये भी हाइड्रोजन का ही एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड है H2O, तो मतलब वाटर हमारे तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे पढ़ने वाले हैं बेटा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फोर्थ नंबर पे हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश होगा, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होगा, आप देख लीजिएगा। और फिफ्थ नंबर पे एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट है बेटा D2O, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है D2O, है ना। उसके बारे में जानेंगे। हैवी वाटर जिसको बोलते हैं D2O, है ना। ड्यूटेरियम से बना होता है ये, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोल सकते हैं उसको। जैसे ये बना हुआ है आपका हाइड्रोजन से, तो ये बना हुआ है ड्यूटेरियम से, तो हैवी वाटर बोलते हैं। हैवी वाटर जो है वो कई लाख मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल D2O का होता है। इनफैक्ट हम जो पानी, हमारा नॉर्मल पानी पी रहे हैं, है ना, उसमें भी बहुत लाखों मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल कहीं पे D2O का होता है ना। अगर सारा ही D2O हो जाए और हम सारा D2O पी लें, ठीक है,
डाउट आता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, आज स्टार्टिंग में है तो थोड़ा वैसे आपको इससे रिलेटेड ही चीज समझा देता हूँ कि बच्चों के दिमाग में डाउट आता है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा हुआ भी है बेटा कि सर D2O को अगर हम ड्रिंक कर लें या हम D2O पानी की जगह H2O नहीं हम D2O पी ले तो क्या होगा। तो बेटा आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है खाने का पचना करना, जो बॉडी के आपका पानी को, जो बॉडी को नीड होती है पानी की, तो पानी बेसिकली अंदर जाके क्या करता है कि पानी जो है वो टूटता है ना, इसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। इसके बॉन्ड टूटने में उतना टाइम नहीं, पानी जितना नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, D2O के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कैटालाइटिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक कैटालाइटिक नहीं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आती है ना, तो बॉडी को वो सूट नहीं करता है ना, और भारी पानी जो है वो हमको नहीं पीना चाहिए, वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ठीक नहीं है ना। इस तरह के डाउट्स आते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ऐसे बता दिया ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़े आपका। चलिए आज हमारा फोकस जो रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, डाई हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे और हाइड्राइड्स देखेंगे। अगर टाइम मिला तो हम वाटर भी स्टार्ट कर लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 2 लेक्चर हैं और ये 5 सेगमेंट है। 2 लेक्चर में हमको ये 5 पार्ट पूरे करने हैं, इसके साथ साथ अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा जैसे जैसे अपन इन 5 पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। चलिए आ जाइए आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे डाईहाइड्रोजन की और उसके बाद बात करेंगे हम हाइड्राइड्स की। ये हमारा आज का गोल है, बट मैंने कहा अगर टाइम बच गया तो अपन वाटर को भी स्टार्ट कर लेंगे साथ के साथ। चलिए आ जाइए बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए बेटा ये सब चीजें जो हैं लिखने वाली थी इसलिए लिख कर लाया हूं, है ना, कि भाई ठीक है आपको सब चीजें तो पता होती है, तो ये चीजें मैं लिखने वाली इसलिए लाया हूं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जहां पर मेरे को हाथ से लिखना है वहां पे लिखूंगा। ये ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें इंफॉर्मेटिव होती हैं, उनको लिखना जरूरी होता है। अब चाहे तो मैं इनको हाथ से लिख दूं या चाहे मैं लिखवा के ले आऊं, एक ही बात है। बट ये एनसीईआरटी में से छांटे हुए पॉइंट्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इन्हीं स्टेटमेंट्स पे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना इनको। चलिए, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड लाइटेस्ट गैस इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ये लाइटेस्ट एलिमेंट भी है, साथ के साथ रूम टेम्परेचर पर ये H2 गैस की तरह रहता है, H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको लाइटेस्ट गैस भी बोल दिया। एलिमेंट और एलिमेंट के अंदर भी कौन सा गैसियस एलिमेंट है, तो इस वजह से इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड टिल नाउ। हालांकि आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे कि इसको कहां पटक रखा है, कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए 1s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो इसको कहां रख रखा है बेटा, इसको रख रखा है कहां, आपके एल्कली मेटल में लिथियम के ऊपर आपको दिखेगा। लेकिन मैं अगर कहूं कि ये भी सही नहीं है, हाइड्रोजन को अगर मोर करेक्ट पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइड्रोजन ना तो एल्कली मेटल्स के यहां आएगा, ना ही ये कहीं हैलोजन के यहां आएगा, ये आता है बिल्कुल बीचों बीच। मतलब इस मतलब पीरियोडिक टेबल में अलग से बीच में हाइड्रोजन लिख दिया जाता है, क्योंकि अगर ये एल्कली मेटल होता बेटा, अगर ये एल्कली मेटल जैसा होता तो हम इसका चैप्टर अलग क्यों पढ़ रहे होते, फिर तो हम एल्कली मेटल में ही पढ़ लेते, यानी कि एस ब्लॉक में ही इसकी स्टडी कर लेते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, फिर तो हम क्या कर लेते हैं, एस ब्लॉक में ही इसकी स्टडी कर लेते हैं, अलग से इसको पढ़ा जाता है। इट कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, वही जो मैं आपको कह रहा हूं, फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, ये आपका एक का मतलब ये कौन सा हो गया, एल्कली मेटल। कौन सा हो गया ये, एल्कली मेटल्स। और 17th ग्रुप कौन सा हो गया बेटा, हैलोजेंस। ठीक है, 17th ग्रुप कौन सा हो गया, हैलोजेंस हो गया। अब देखिए एल्कली मेटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 होता है, और हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी कैसा होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन है, इधर क्या होता है 1s1। क्या लिखते हो आप, 1s1। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर लेता है बेटा और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये कैसा बिहेवियर करता है, हाइड्रोजन जो है वो दोनों तरह के बिहेवियर करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस तरह से बिहेवियर करेगा, लाइक हैलोजेंस। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लाइक एल्कली मेटल्स। तो मतलब ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, तो फिर दोनों ग्रुप में रखा जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खाता भी है और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता भी है। तो फिर दिक्कत हो गई कि इसको कहां रखें, तो ये दोनों की लड़ाई को मिटाने के लिए इसको अलग से पढ़ लिया, क्योंकि अगर सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन गेन करता,
सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हम इसको कहां पढ़ रहे होते हैं, हैलोजेंस में पढ़ रहे होते हैं, दैट मींस हम उसको पी ब्लॉक में पढ़ रहे होते हैं। और अगर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज ही करता, कंप्लीटली एस ब्लॉक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता, तो फिर हम उसको एस ब्लॉक में पढ़ रहे होते थे, एल्कली मेटल के सेगमेंट में पढ़ रहे हैं। लेकिन हम इसको हाइड्रोजन को दोनों ही जगह नहीं पढ़ते, इसीलिए तो हमारे लिए एक नया चैप्टर बन गया हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों काम करता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। ठीक है बेटा, चले आगे। इस वजह से इसकी पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है। चलिए, इट न्यूक्लियस डू नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करें तो उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता। ठीक है भाई, चले उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। It have 3 isotopes, namely protium, that is your normal hydrogen जिसको आप बोलते हो, deuterium and tritium। ठीक है, tritium is radioactive and emits beta minus particle। और ये सवाल इस बार लास्ट ईयर नीट में पूछा था कि बीटा नेगेटिव पार्टिकल। अब आप ये देखना, उससे पिछले साल पूछा था ट्राइटियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। मतलब इस एक स्टेटमेंट से ये एक सवाल यहां तक सवाल आया है, एक साल किसी नीट में आया था, और आगे वाला सवाल आया है अगले साल नीट में। मतलब ट्राइटियम जो है, ट्राइटियम की इस एक लाइन ने, ट्राइटियम के लिए इस एक स्टेटमेंट ने 2 साल लगातार जो है वो नीट में सवाल दिया है। लगातार है या 1-2 साल के गैप में है, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, बट इतना पता है कि ये भी पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा आइसोटोप, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव है। एक साल तो ऐसा सवाल आया था बेटा, और दूसरे साल ऐसा सवाल आया था कि जो रेडियो एक्टिव क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है वो कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट करता है, एंड दैट इज योर बीटा माइनस, बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स एमिट करता है। ये दोनों लाइन जो हैं, ये दोनों, इनफैक्ट लाइन तो एक ही है लेकिन लाइन में कही हुई 2 बातें हैं। इन 2 बातों से 2 बार सवाल बन चुका है। प्रोटियम इज द मेन आइसोटोप हैविंग 99.9 अबंडेंस। मतलब जो आपका ये प्रोटियम है, H जो है, प्रोटियम जो है वो 99.9 अबंडेंस रखता है। यानी कि अगर हम बात करें कि अबंडेंस की बात करें, अबंडेंस की अगर बात करें तो फिर सबसे ज्यादा मिलने वाला कौन है, सबसे ज्यादा मिलने वाला होता है बेटा ये वाला। तो अबंडेंस का ऑर्डर अगर बात करूं तो वो होगा बेटा, अबंडेंस का ऑर्डर क्या होगा, अबंडेंस का ऑर्डर हो जाएगा बेटा इस तरह से, हाइड्रो H प्रोटियम सबसे ज्यादा, उससे कम ड्यूटेरियम, और उससे कम ट्राइटियम सबसे ज्यादा। ये किसका ऑर्डर हो गया बेटा, अबंडेंस का ऑर्डर हो गया। ये किसका ऑर्डर हो गया, अबंडेंस का ऑर्डर। ठीक है, ये अबंडेंस का ऑर्डर हो गया। क्लियर है भाई, ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट है ना, हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से रिलेटेड। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करिए इसको, 1 मिनट का टाइम है, आप जल्दी नोट करिए। हाँ भाई, नोट कर लिया, चलें आगे, आ जाइए। हाँ, तो अबंडेंस का ऑर्डर मैंने क्या बताया था, प्रोटियम सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद ड्यूटेरियम और ट्राइटियम रेडियो एक्टिव बहुत कम मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि बहुत सारे एक टेबल बनाई हुई है, ऑर्डर दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई है, सॉरी ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तो मैं बताऊंगा, वैल्यूज दी हुई है। वैल्यूज हमको याद नहीं रखनी है, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट सी जो प्रॉपर्टीज होती है मैं उनको अलग करके लाया हूं आपके लिए। और मैंने यहां पर एक ऑर्डर लिख दिया, और वो सारा जो है, सारे के सारे ऑर्डर, मास का ऑर्डर, डेंसिटी का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, डेल्टा H फ्यूजन, फ्यूजन मतलब वही मेल्ट करना है ना, हीट देना, फ्यूजन एंथैल्पी का मतलब होता है फ्यूज करना, मेल्ट करना, उसको मेल्ट करने में दी गई हुई एनर्जी, डेल्टा H वेपराइजेशन, बेसिकली वेपराइजेशन मतलब वेपर फॉर्म में ले जाने के लिए दी गई एनर्जी। तो ये दोनों टर्म्स आप एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड टर्म्स हैं, बट क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस होता है इसमें, पर मोल वगैरह का कुछ होता है, तो इस वजह से अलग अलग दी हुई है ना, उतना डिटेल में आपको नहीं सीखना है। बॉन्ड एनर्जी मतलब कि बॉन्ड एनर्जी H एनर्जी D2 होगा, क्योंकि H2 D2 इस तरह से होंगे, तो इनके बीच की बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा। इन सब का आपको कुछ नहीं करना है, अबंडेंस का उल्टा लिखना है।
अबंडेंस का ऑर्डर क्या था बेटा? अबंडेंस का ऑर्डर था एच डी टी, डिक्रीजिंग। अब आपको क्या करना है? एच डी और ये टी। अब बात ये आती है कि आप जाके एनसीईआरटी में देखोगे तो इनमें से प्रॉपर्टीज में बहुत सी जगह ट्राइटियम में कुछ नहीं लिखा हुआ है, डैश मारा हुआ है। इसका मतलब है अभी तक वो रेडियो एक्टिव है। तो क्या होता है कि उसकी खूब सारी प्रॉपर्टी की स्टडी नहीं की गई। लेकिन मैंने ये ऑर्डर दिया है तो जहां जहां पर भी वैल्यूज आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन से ज्यादा तो ड्यूटेरियम ही मिलेगा आपको। फिर मैंने ऐसे ही लिख दिया कि ठीक है, उससे ज्यादा ट्राइटियम हो सकता है, उससे ज्यादा ट्राइटियम हो सकता है। अगर आप ट्राइटियम के लिए नहीं भी जाना चाहो, अगर आप ट्राइटियम के लिए नहीं भी जाना चाहो, कोई बात नहीं, जहां जहां ट्राइटियम के लिए डैश दिया हुआ है वहां वहां इस ऑर्डर में से ट्राइटियम हट जाएगा। उसके बाद कैसे हो जाएगा? हाइड्रोजन से ज्यादा ड्यूटेरियम हो जाएगा। सिंपल है। लेकिन जुगाड़ यही तो हो गया, इसी को तो जुगाड़ कहते हैं बेटा। जुगाड़ में आपको याद रखना है, जुगाड़ हो गया ये एक तरह से आपके लिए क्या बना लिया मैंने? जुगाड़ बना लिया। ओनली केवल जो है वो एच डी और टी, इसका उल्टा ऑर्डर लिखना था। ये किसके लिए था? ये अबंडेंस के लिए था, और इसका अपोजिट जो है वो बाकी सबके लिए हो जाएगा। मतलब जब डिक्रीजिंग है एचडीटी तो अबंडेंस है, और एचडीटी जब इंक्रीजिंग है तो इतनी सारी प्रॉपर्टी के लिए ऑर्डर जो है ये सेम चलेगा। क्लियर है भाई? चले आगे, आ जाओ एक साथ एक झटके में। आपने खूब सारी प्रॉपर्टीज हटा दी, क्योंकि वैल्यूज नहीं पूछी जाएगी बेटा, कम ज्यादा ही पूछा जाएगा। और मैं जानता हूं इसमें इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा। मास जरूर पूछ सकते हैं कि मास क्या होगा। तो मास जो है वो आइसोटॉप्स का अलग अलग हो सकता है, आइसोटॉप्स का अलग अलग हो सकता है, इस वजह से वहां पर मास में भी फर्क आता है, और कुछ नहीं है। बाकी डिटेल में आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा बेटा। चले आगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन कुछ नहीं बेटा, H2, H2 को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के आगे डाई हाइड्रोजन, पता नहीं क्या नाम आ गया। डाई हाइड्रोजन मतलब H2, क्या है? H2। H2 का प्रिपरेशन लेबोरेटरीज में क्या होता है? लेबोरेटरीज में हम क्या एसिड्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एसिड के साथ कौन सी रिएक्शन होगी? जैसे जिंक हो गया, बेसिकली यूज किया जाता है जिंक और आयरन, दो तरह का मेटल यूज किया जाता है। जिंक, अब देखो बेटा जिंक क्या करेगा? जिंक जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक जो है वो खुद कहां जाता है? +2 में जाना चाहता है और इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस इनऑर्गेनिक के अंदर बैलेंसिंग जो है वो इतनी ज्यादा कंसिडरिंग नहीं है, कंसिडर नहीं किया जाता है। तो उसकी चिंता ना करें कि सर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब +2 होगा। समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तभी प्लस बन रहा है। अब +2 है तो +2 ही निकाल रहा होगा। बैलेंसिंग वाला इतना कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी रिएक्शन करवा रखी है बेटा, डाइल्यूट H2SO4 है। डाइल्यूट H2SO4 किस में टूटेगा? H2 H प्लस में टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूटेगा। अगेन चार्ज सेटिस्फाई, समझ जाना, बैलेंसिंग का कुछ नहीं है। ये 2 H प्लस निकल जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, ठीक है। मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि अब बताओ प्लस को माइनस के पास भेज दें तो +2 वाला ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। बताओ H प्लस अगर इलेक्ट्रॉन खाएगा तो 0 में आ जाएगा क्या? और 0 में आ गया तो कौन सी गैस बन जाएगा बेटा? डाई हाइड्रोजन, क्योंकि डाई हाइड्रोजन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट लिख दोगे? बोलो, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दोगे ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कौन सी गैस बन जाएगी? H2 गैस। यही हमारा प्रोडक्ट था, ये लो H2 गैस जो है उसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है भाई। सिमिलर रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी बेटा? आयरन के साथ हो जाएगी। वो भी आयरन, यहाँ आयरन लिखना है बस, और कुछ नहीं है। उसकी जगह यहाँ पे FeSO4 बनाना है और H2 गैस निकाल देनी है। ये हम डाइल्यूट एसिड जो है को यूज करते हुए हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए आगे आते हैं बेटा। और बेस से भी हम बना सकते हैं, जैसे एसिड से बनाया तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। कुछ मेटल्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। तो एम्फोटेरिक मेटल्स जो होते हैं वो बेरियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड गिव्स H2 ऑन रिएक्शन विथ NaOH। बेसिकली NaOH हमेशा एक्वस फॉर्म में होता है, क्योंकि NaOH की पैलेट्स को पानी में घोल दिया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर जब NaOH का लिक्विड बनाया जाता है, NaOH को जो है पानी में NaOH की छोटी छोटी पैलेट्स होती हैं, है ना, छोटी छोटी टेबलेट्स टाइप समझ लो, उनको पानी में घोल दिया जाता है। तो NaOH का मतलब हमेशा NaOH बेटा एक्वस ही होता है, ठीक है। NaOH क्या होता है? हमेशा एक्वस ही फॉर्म में रहता है। तो जिंक और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स जो हैं वो NaOH के साथ रिएक्शन करके
H2 गैस रिलीज कर सकते हैं, है ना। बस आपको इतना ही पूछा जाएगा कि कौन कौन से मेटल किस किस के साथ रिएक्शन करके जो है वो H2 गैस बना सकते हैं। प्रिपरेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस खाली नाम याद होने चाहिए कि बेस से भी बनता है एम्फोटेरिक मेटल्स। ये जो लाइन है ऊपर की ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि नीचे दी हुई रिएक्शन, ठीक है। तो वो एक सेम चीज है, इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो H+ ने इलेक्ट्रॉन खाया होगा, और वो H+ ने इलेक्ट्रॉन कहां से खाया होगा, तो वो जिंक से मिला होगा इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि जिंक जीरो में है, जिंक जीरो में है, और यहाँ पे जिंक जो है वो +2 में आ गया, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है। वो इलेक्ट्रॉन कौन खा रहा है, वो H+ खा रहा है। अब आप सोचोगे H+ कहां से आ रहा है, तो बेटा H+ अभी बोला मैंने ये एक्वस है, तो पानी से आ रहा है। अभी बोला मैंने कि ये क्या है, एक्वस है, तो एक्वस है मतलब NaOH के साथ साथ पानी भी है, और पानी भी है मतलब वहां से पानी जो है H+ रिलीज कर रहा है, वो H+ इसके फेंके हुए इलेक्ट्रॉन खा रहा है और H2 गैस रिलीज कर रहा है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसी तरह से सेम चीज है एल्यूमिनियम के साथ, ये कर लो। देखो इसमें मैंने क्या है कि वहां एक्वस लिख दिया तो समझ में आ गया, यहां देखो मैंने एक्वस नहीं लिखा, मैंने साथ में H2O ले लिया, है ना, साथ में H2O ले लिया, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ H2O होता है। वहां पे भी है साथ में H2O, लिखा हुआ नहीं है बट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी अगेन H+ यहां से आएगा, एल्यूमिनियम के फेंके हुए इलेक्ट्रॉन खाएगा, और कौन सी गैस बन जाएगा, H2 है, H2 गैस बन जाएगा। आप खुद देखिए H2 जो है वो है कुछ नहीं, मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन फेंके, चाहे इस स्टेप में ले लो चाहे एसिड वाली में ले लो, मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन फेंके वो इलेक्ट्रॉन कौन खा रहा है, H+ खा रहा है, और H+ इलेक्ट्रॉन खा के जीरो बन जा रहा है, और जैसे ही जीरो बन रहा है कौन सी गैस बन जा रहा है, H2 गैस बन जा रहा है। तो यहां से हमको H2 गैस इस तरह से मिलती है, दोनों ही फॉर्म में। पर मैं फिर कह रहा हूं रिएक्शन नोट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन ऊपर जो लिखी हुई है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट में कभी वो आ जाएगा कि इनमें से कौन सा मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके H2 गैस दे देगा, है ना। तो फिर आपको ये याद रखना होता है, बस क्या बोलते हैं इसको, ये एम्फोटेरिक मेटल्स। और एम्फोटेरिक की ट्रिक तो आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई हुई है बेटा, बस उसी ट्रिक में के ये मेटल है। चले आगे। कमर्शियल मेथड में क्या होता है कि लार्ज स्केल पर हमको H2 गैस बनानी होती है ना, वो तो लेबोरेटरी मेथड है, छोटी सी स्मॉल स्केल पर H2 गैस बनाती है। कमर्शियल स्केल में होता है कि H2 गैस को हमको लार्ज स्केल पर बनाना होता है, क्योंकि H2 के बहुत सारे यूज हैं, डाई हाइड्रोजन के बहुत सारे यूज जो हैं वो आजकल खूब सारी कंट्रीज जो हैं वो इसको एज ए फ्यूल जो है वो यूज करना चाह रही है। हाइड्रोजन इकोनॉमी करके एक एनसीईआरटी में लास्ट के अंदर एक 4-5 क्या बोलते हैं सॉरी आधा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आधे पेज पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है हाइड्रोजन इकोनॉमी करके, कि हाइड्रोजन से कुछ कंट्रीज जो हैं वो अपना पैसा जो है वो आसानी से कमा सकते हैं। कोई हाइड्रोजन जो है बहुत सी जगह यूज होता है, फ्यूल की जगह यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका सबसे मोटा मोटा जो फायदा ये है कि जब ये एज ए फ्यूल यूज होता है तो ये कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं बनाता, मतलब कि कोई भी पॉल्यूशन करने वाला इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। सपोज जैसे आज हम पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, तो वो CO2 निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, तो ये हार्मफुल जो गैसेस निकल रही है एग्जॉस्ट से, वहां पर H2 के केस में ऐसा नहीं होगा। तो धीरे धीरे जो है वो सारी कंट्रीज जो हैं लगे पड़े हैं वैज्ञानिक इन सब चीजों को सही करने में, क्योंकि अभी तो क्या होता है कि इसकी जो कंबशन है, कंबशन जब ये जलती है H2 गैस, तो बेटा बहुत हाई जो टेम्परेचर के साथ एकदम से जलती है, एक्सप्लोड करते हुए जलती है। तो क्या होता है कि ऐसे इंजन्स भी होने चाहिए जो इस थ्रस्ट को झेल जाए। जैसे रॉकेट है तो वहां यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको एकदम से थ्रस्ट चाहिए होता है, तो वो एकदम से उठता है। लेकिन आप सिंपल ऑटो में अगर H2 डाल दोगे टैक्सी में, तो फिर वो रॉकेट बन जाएगा। तो पहले उसके लिए तो मजाक वाली बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे काम चल रहा है, धीरे धीरे कुछ इस तरह के नए नए इन्वेंशंस होंगे, है ना, डिस्कवरीज चल रही है कि H2 को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एज ए फ्यूल यूज़ किया जाए हमारे जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी। इनफैक्ट CNG में तो H2 का थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन मिलाया भी जाता है, थोड़ा बहुत मिलाया जाता है CNG के अंदर, है ना, CNG के अंदर तो थोड़ा बहुत मिलाया भी जाता है, बट प्योरली H2 पे जो है वो अभी काम चल रहा है। ठीक है, हो सकता हो आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो कि ये भी हमारे लिए एक फ्यूल का जो है वो अल्टरनेट हो जाए, सोर्स हो जाए, तो मे भी हो सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा इसका यूज हो सकता है। चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर कमर्शियल मेथड के अंदर सबसे काम होता है। कमर्शियल मेथड का मतलब ज्यादा पैसा ना लगे, सस्ता काम हो। पानी लिया है, क्या लिया है, पानी लिया है, पानी का क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। पानी क्या होता है बेटा, मुझे ये बताओ, पानी क्या होता है, H2 होता है, H2 में क्या होता है, H+ होता है और O2- होता है।
तो पानी इसमें टूट जाएगा H प्लस में और O2 माइनस में, इसी में टूट जाएगा। इसके अलावा तो कोई आयंस होंगे नहीं। अगर आप पानी को तोड़ोगे तो H प्लस और O2 माइनस के अलावा तो कुछ है नहीं ना बेटा। तो मुझे बताओ कि केटायन कहां जाता है, कैथोड पे। याद रखना बेटा, आज बता रहा हूं केटायन कहां जाता है, केटायन कहां जाता है, कैथोड पे। और एनायन कहां जाता है, एनोड पे। केटायन जाता है कैथोड पे, एनायन जाता है एनोड पे। केटायन C से C याद रखो, A से A याद रखो, C से C याद रखो, A से A याद रखो। तो बताओ ये कहां जाएगा, या आप खुद सोचो, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो बताओ ये कहां जाएगा, केटायन कहां जाएगा, कैथोड पे। एनायन कहां जाएगा, एनोड पे। ये कहां जाएगा, कैथोड पे। और ये कहां जाएगा, एनोड पे। कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, प्लस को डिस्चार्ज होने के लिए माइनस की जरूरत पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन खाएगा। ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन खाएगा और जीरो में आएगा और कौन सी गैस बन जाएगा, H2। तो बताओ ये H2 गैस कहां मिलेगी बेटा, एट कैथोड। कहां मिलेगी ये, एट कैथोड। और ये O2 गैस कहां मिलेगी बेटा, एट एनोड। ठीक है, वो जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, डिस्चार्ज होना है, माइनस को डिस्चार्ज होना है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, मतलब यहां ऑक्सीडेशन होगा और यहां पे रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एनोड पे कौन जाता है, माइनस जाता है, और माइनस को डिस्चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रिडॉक्स चैप्टर के बाद ही ये चीजें समझ आती है, इसलिए पहले अच्छे से रिडॉक्स चैप्टर पढ़ लेना बेटा, उसके बाद ही हाइड्रोजन को देखना। इनफैक्ट आगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में भी अगर आप आगे बढ़ो तो हाइड्रोजन रिडॉक्स चैप्टर के बाद ही इन सबको देखना। चलिए, उसके बाद थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया, ऊपर वाले और नीचे वाले में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट इस बार क्या किया कि वो जो एक्वस में यानी कि जो पानी है उसमें क्या मिला दिया बेटा, BaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड बढ़ा दिया। क्या बना दिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड अंदर मिला दिया। अब एक्वस लिखा है तो डेफिनेटली ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा H2O प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा बेटा, है ना। एक्वस लिखा है तो ये है क्या, H2O प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड ही तो है। एक्वस लिख के H2O गायब कर दिया और कुछ नहीं। ये जो है ये किसका इलेक्ट्रोड यहां पे यूज होता है बेटा, निकल का। निकल का इलेक्ट्रोड यूज होता है ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस, ऊपर की तरह ही इलेक्ट्रोलाइसिस है। बस यहां पे एक चीज कर दी कि एक तो इलेक्ट्रोड थोड़ा क्वालिटी का यूज कर लिया, दैट इज योर निकल, और दूसरा बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाल दिया, जिससे पानी जो है वो जल्दी जल्दी आयोनाइज हो जाए। और नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रिसिटी से ही आपको आयंस का मूव कराना है रेस्पेक्टिव जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उन पे, कैथोड है एनोड है उन्हीं पर जाएंगे, केटायन एनायन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो इजी हो जाता है, इस वजह से बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कहीं कहीं नंबर ऑफ आयंस बढ़ा देता है, आयोनाइजेशन बढ़ा देता है। हालांकि होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का कुछ नहीं, है ना, वो यहां नहीं कि प्रोडक्ट साइड में कुछ आपको मिल जाए, बेसिकली बनना वही है H2, गैस वही निकलनी है H2 जैसे वहां ऊपर निकल रही थी, है ना। लेकिन इससे मिलने वाली जो H2 होती है, इससे मिलने वाली जो H2 होती है वो 99.9% प्योर होती है, 99.9% प्योर होती है, पूरा 99.95 मोर देन 99.95% प्योर H2 होती है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको कई बार क्लब करके ही सवाल पूछ लिया जाता है कि वेरी प्योर H2 के लिए क्या होगा, तो वही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एडिशनल चीज क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया जाता है, Ni का। 3 सवाल पूछा जा सकता है, एक तो कौन सा प्रोसेस है जिससे वेरी प्योर H2 मिलेगी, है ना। दूसरा इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, निकल का बना होता है। तीसरा क्या मिलाया जाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। जो तीसरा नंबर है उसके पूछने के चांसेस बहुत कम है, डायरेक्ट ये इलेक्ट्रोड पे सवाल कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड जो है वो Ni का यूज होता है। चले आगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से भी हम H2 बना सकते हैं, कैसे। हाइड्रोकार्बन किसका बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने CH4 ले लिया, क्या ले लिया हमने, CH4 ले लिया। CH4 की रिएक्शन करवा दी H2O के साथ। नॉर्मल टेम्परेचर्स पर ये रिएक्शंस नहीं होती, इनफैक्ट कार्बन भी ये रिएक्शन जो है, कार्बन भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, कार्बन भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, स्टीम के साथ करता है। ये देखो गैस लिखा हुआ है, स्टीम के साथ करता है, विथ
ये वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि 1270 केल्विन लेंगे तभी कार्बन की नींद उड़ेगी और वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा। वो भी पानी कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? वेपर फॉर्म में होना चाहिए। वेपर फॉर्म में यानी कि पहले से स्टीम को लेके आओ और उसके बाद इतने हाई टेम्परेचर पर आप कार्बन की रिएक्शन करवा दोगे तो फिर बनने कार्बन इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। सिमिलरली वहां पर भी CH4 जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करता है और H2O के साथ रिएक्शन करने के बाद टेम्परेचर जो है वो भी 1270 केल्विन और साथ में कौन सा कैटलिस्ट होता है? Na कैटलिस्ट लिया है, टेम्परेचर हाई लिया है, ये सब फेवर करेंगे रिएक्शन को और रिएक्शन तब जाके हो पाएगी और बनेगा क्या? CO प्लस H2। क्या बनेगा वहां पे? CO प्लस H2। अब जो CO प्लस H2 होती है बेटा वो CO प्लस H2 कहलाती है वाटर गैस। क्या कहलाती है? CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। CO प्लस H2 के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? वाटर गैस। इसका नाम होता है वाटर गैस। इसका एक और नाम होता है बेटा सिन गैस और इसको सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। अब क्या होता है कि क्योंकि कार्बन अभी भी +2 में है, कार्बन अभी भी +2 में है, ये CO अभी भी CO2 में कन्वर्ट हो सकता है। CO अभी भी क्या हो सकता है? CO2 में कन्वर्ट हो सकता है। दैट मीन्स अभी इसकी रिएक्शन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब इस वाले प्रोडक्ट को, मतलब कि इस वाले प्रोडक्ट में से ये H2 तो अलग हो गई बेटा, आपकी H2 तो अलग हो गई। अब आपको और H2 बनानी है तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को वेस्ट मत जाने दीजिए। आप कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से लाइए और कार्बन मोनोऑक्साइड को किसके साथ भिड़ा दीजिए? फिर से H2O के साथ भिड़ा दीजिए और वही गैसियस H2O के साथ फिर से भिड़ा दीजिए, स्टीम के साथ फिर से भिड़ा दीजिए। कैटलिस्ट की प्रेजेंट होगी 673 केल्विन होगा। ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि लिखा हुआ है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टेम्परेचर और कैटलिस्ट और ये सब याद करने, कुछ नहीं है। जो सवाल आ सकता है वो यहां से आएगा कि ये CO प्लस H2 को क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं। और अगर वाटर गैस को मैं एक स्टेप आगे सरका दूं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड लूं और फिर से इसके साथ रिएक्शन करा दूं तो अगेन मुझे फिर से H2 मिलती है। अब देखो CO की जगह क्या आ गया? CO2। अब कार्बन जो है बेटा +4 में जा चुका है और +4 में पहुंचा हुआ कार्बन अब कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि आपने ऊपर वाले रिएक्शन के प्रोडक्ट को उठा के रिएक्शन को एक बार फिर से आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिससे हमको H2 का प्रोडक्शन और मिल गया। मतलब एक स्टेप से कार्बन से CO पहुंचे तब भी H2 मिली, लेकिन फिर समझ आया कि एक बार CO से जब CO2 पहुंचेंगे तो फिर और H2 मिलेगी। मतलब हम कार्बन से CO2 तक पहुंच रहे हैं तो 2 बार H2 मिल रही है। यानी कि कई बार सवाल घुमा के पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है, इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो वाटर गैस रिएक्शन में H2 के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। अब बेटा वाटर गैस रिएक्शन तो ये रही, वाटर गैस रिएक्शन तो ये रही, लेकिन अगर H2 के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इस रिएक्शन को और आगे शिफ्ट करो, यानी कि यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड उठाओ और H2O के साथ फिर से रिएक्शन कराओ एक बार फिर से, तो और H2 मिलेगी। तो यहां जितनी मिली थी और एक्स्ट्रा मिलेगी। यानी प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो फिर वो वाटर गैस नहीं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन की बात कर रहा है कि वाटर गैस रिएक्शन जो है उसको एक बार और आगे की तरफ शिफ्ट करो और H2 मिलेगी। तो ये ऊपर वाली रिएक्शन जो है वो वाटर गैस रिएक्शन है, नीचे वाली रिएक्शन जो है वो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है। बेटा नाम ध्यान रख लेना, शिफ्ट रिएक्शन है मतलब इसको आगे शिफ्ट किया है। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन इसको बोलते हैं ऊपर वाले को। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन जो है वो सॉलिड है। कार्बन क्या है बेटा? सॉलिड है। आपने सॉलिड फ्यूल को गैसियस फ्यूल में बदल दिया, इसको कोल गैसिफिकेशन नहीं बोलते। नीचे वाली कोल गैसिफिकेशन नहीं है, ऊपर वाली कोल गैसिफिकेशन है। क्योंकि कार्बन सॉलिड है, कोयला है, ठीक है, चारकोल है, लेकिन अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी एज ए फ्यूल यूज हो सकता है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन अभी भी जल के बेटा CO2 बन सकता है, मतलब ये फ्यूल बन सकता है। तो ये गैसियस फ्यूल है और ये सॉलिड फ्यूल है। तो आपने कोल को गैसिफाई कर दिया, कोल मतलब कोयला, तो आपने कार्बन जो सॉलिड था उसको क्या कर दिया बेटा? सॉलिड की जगह गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। आजकल बहुत सारी इंडस्ट्री इस पर काम कर रही है, क्योंकि हर बार कोयला को फिजिकली ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाता है, तो हर बार का ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस आते हैं।
तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जहां से कोयला निकल रहा है वहीं पे आसपास एक प्लांट लगा के वहीं से उसका गैसिफिकेशन किया जा रहा है, और वहां से सीधा जो है वो पाइपलाइन के जरिए सीधा जहां जरूरत है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड को पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट एक ही बार है, सिवाय बस क्या कि केवल पाइपलाइन ही तो बिछानी है गैस के लिए, और कुछ नहीं है। बार बार फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो बच जाएगी, एक बार का खर्चा हो जाएगा, लेकिन वो हर बार आपके लिए बस फिर आपको गैस के रूप में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैसियस फ्यूल के रूप में मिलता रहेगा। इसलिए इसको बोला जाता है कोल गैसिफिकेशन। ये कोल है कोयला, इसको गैसिफाई कर दिया, यानी कि इसको सीओ में बदल दिया। अब आप ये मत बोलना कि क्या ये भी कोल गैसिफिकेशन है, बेटा CO2 हमारे किसी काम का नहीं है, CO2 जलता नहीं है, क्योंकि कार्बन इसकी अपनी क्या बोलते हैं +2 के +4 में पहुंच चुका है, अब कार्बन किसी काम का नहीं। क्लियर है भाई? तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हो गया, कोल गैसिफिकेशन हो गया, फ्रॉम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन हो गया, ये 2-3 चीजें हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वाटर गैस, सिन गैस और सिंथेसिस गैस क्या होती हैं। डायरेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ होगा CO+O2, CO+N2, CO+H2, इस तरह के ऑप्शंस बनाए हुए होंगे। करेक्ट ऑप्शन ध्यान रखना है, CO+H2 का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम वाटर गैस रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है भाई? चलिए इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से। हाँ भाई, कर लिया रिकॉर्ड, सॉरी कर लिया, नोट कर लिया। चले आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डाइहाइड्रोजन की। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, कलरलेस होता है H2 गैस, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, और कंबस्टिबल गैस होता है। कंबस्टिबल गैस होती है बहुत ज्यादा। इट इज इसके बारे में मैंने बता भी दिया कि इसको एज ए फ्यूल जो है वो यूज किया जाता है कुछ जगह पे, और नॉर्मल ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी जो है इस पर रिसर्च वगैरह चल रही है। बहुत जल्दी जो है वो H2 गैस जो है वो एज ए फ्यूल की तरह बहुत जगह पे यूज होने वाली है। अभी कुछ सिलेक्टिव पर्पस के हिसाब से यूज किया जाता है। चलिए, इट इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल होने का रीजन है H2 जो है वो नॉन पोलर है बेटा। क्या है वो? नॉन पोलर है। H2 कैसी गैस है? नॉन पोलर है, तो वाटर इनसॉल्युबल होगी। क्लियर है? चले आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, खूब सारी केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी कुछ नहीं है, छोटी छोटी बेसिक सी रिएक्शन है, फटाफट से फिनिश करते हैं। रिएक्शन विथ हैलोजेंस, हैलोजेंस को हम X2 लिख दें। X2 में मतलब हमारा आ गया F2Cl2 Br2 I2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और रिएक्शन डायरेक्ट अपन H2 के साथ रिएक्शन कर दे बेटा, किसकी? X2 की, H2 + X2, और X2 कौन कौन हो सकते हैं? F2Cl2 Br2 I2। I2 की रिएक्टिविटी कम होती है, तो I2 जो है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जाकर रिएक्शन करता है, बट कर लेता है, और बनता कुछ नहीं है, फाइनली HX ही बनेगा। सब जगह क्या बनेगा बेटा? HX ही बनेगा। मतलब जो एसिड होगा वो बनेगा। जैसे H के F2 के साथ रिएक्शन करी तो HF बनेगा, Cl2 के साथ करी HCl, Br2 के साथ HBr, I2 के साथ HI एसिड बनेगा। क्लियर है? रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन मतलब कुछ नहीं बेटा, ऑक्सीजन है, तो H2 + O2 की रिएक्शन से हम बनाते हैं H2O, H2O बन सकता है। ठीक है, प्लस खूब ज्यादा हीट इसमें निकलती है ना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। कैसी रिएक्शन होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डाई नाइट्रोजन मतलब वही H2 + N2 है ना, तो ये बनता है क्या? NH3। क्या बनता है ये? NH3। इसको क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं ये? हेबर्स प्रोसेस। ये आता है अमोनिया जो है वो, क्योंकि नाइट्रोजन का कंपाउंड माना जाता है, इसलिए ये 12th क्लास में आता है बेटा। 12th क्लास के प्री ब्लॉक में अमोनिया का फॉर्मेशन जब आता है तब हम डिटेल में हेबर्स प्रोसेस को पढ़ते हैं। अभी सिर्फ ये बताया जाता है कि हाँ H2 और N2 की रिएक्शंस होती है, क्या कंडीशन होती है, कंप्रेस्ड किया जाता है, कितना टेम्परेचर होता है, ये सारी बातें हमको वहां से सीखने को मिलती है जब वो अमोनिया की प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना कि H2N2 से क्या बन सकता है? तो अमोनिया बन सकता है। चलिए, रिएक्शंस विथ एल्कली मेटल्स, रिएक्शंस विथ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के साथ अगर रिएक्शन करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, एल्कली मेटल्स को Am लिख रहा हूं।
ठीक है, तो अब मैं आपके सामने रिएक्शन लिख के आ रहा हूं, रिएक्शन लिख रहा हूं कि एल्कली मेटल की अगर रिएक्शन करवाई जाए H2 के साथ तो मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मेटल हाइड्राइड्स। क्या बनते हैं? मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल जैसे NaH हो गया, KH हो गया, इस तरह से मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं। अब वैसे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी जो है H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल्स भी करते हैं, बट पर्टिकुलर एनसीईआरटी में एल्कली मेटल्स के लिए ही दिया था, इसलिए मैंने भी यही लिखा है। आगे जाके जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल दोनों ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाँ, बेरिलियम की जो क्या बोलते हैं रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं रिएक्शन करता, मतलब बेरिलियम हाइड्राइड जो है वो डायरेक्ट नहीं बन सकता। ऐसा हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक में, ठीक है भाई, एस ब्लॉक में ऐसा हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट एल्कली मेटल्स के साथ साथ आप यहां पे एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी बेरिलियम वाला ग्रुप भी समझ सकते हो, बट पर्टिकुलर एनसीईआरटी में हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर पता नहीं क्यों सिर्फ एल्कली मेटल्स के साथ ही दिया गया है, तो मैंने कहा फालतू में आपका सिलेबस क्यों बढ़ाए, जहां पर है वहीं पे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एल्कली मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब ये हाइड्राइड जो हैं वो उनमें कौन से हाइड्राइड कैसे होंगे, आयनिक होंगे, आयनिक होंगे तो आगे क्या होगा, ये सब हम हाइड्राइड के सेगमेंट में ही पढ़ेंगे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और जो रिएक्शंस हम देखते हैं, यूसेज हम देख लेते हैं। वैसे यूसेज मैंने कहा था कि आपको पढ़ना है, बट मैं फिर भी कुछ छोटे मोटे यूसेज जो है, इंपॉर्टेंट यूसेज जो है वो छांट के लाया हूं एनसीईआरटी से। इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अभी पीछे पढ़ा था NH3 बन रहा है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट, है ना, वनस्पति फैट क्या फॉर्मेशन भी होता है, यूसेज होता है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो H2 होता है, जैसे वनस्पति जो ऑयल होता है, वनस्पति ऑयल को क्या किया जाता है, उसका हाइड्रोजिनेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन। NI जो है वहां पे कैटलिस्ट लिया जाता है, तो उससे हमको क्या मिल जाता है? वनस्पति घी मिल जाता है। तो तेल से घी बनाने के लिए क्या किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या बेटा? H2 क्या ऐड करनी है? H2 ऐड करनी है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, ये भी पढ़ लिया अभी पीछे कि मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं। इन द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटलर्जिकल प्रोसेस है, 12th क्लास में आएगा कि खूब सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वहां पे H2 गैस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। यानी जो मेटल का जो ऑक्साइड है अगर रिड्यूस हो गया तो क्या बन जाएगा बेटा? H2O, साथ में मेटल बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है, तो मेटल को यहां पे मेटल ऑक्सीडाइज है और मेटल का क्या कर दिया? इसमें रिडक्शन कर दिया। ये रिडक्शन करने वाला कौन? रिड्यूसिंग एजेंट H2। तो मतलब H2 गैस जो है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी है। खूब सारे मेटल ऑक्साइड को हम 12th क्लास में मेटलर्जी चैप्टर आता है उसमें पढ़ेंगे। खूब सारे मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए H2 गैस यूज की जा सकती है और करते भी हैं। इन गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग आपने देखा होगा बेटा, है ना, गैस वेल्डिंग आपने देखी होगी। अपन कई बार जो है वो नॉर्मल वेल्डिंग होती है, एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है और एक गैस वेल्डिंग होती है। तो गैस वेल्डिंग में H2 गैस को यूज किया जाता है। गैस वेल्डिंग में किसको यूज किया जाता है? H2 गैस को यूज किया जाता है। बेसिकली H2 गैस जो है वहां पर क्या करती है कि पहले जो है एटॉमिक हाइड्रोजन बनाया जाता है। पहले क्या किया जाता है? H2 और H2 से क्या बनाया जाता है बेटा? एटॉमिक हाइड्रोजन किया जाता है। जैसे H और H को तोड़ा जाता है, इसके बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है और इसको क्या बना दिया जाता है? एटॉमिक हाइड्रोजन। मतलब एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। अब यहां इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है कि इसको किसी मेटल की सरफेस पे लाया जाता है। इनको क्या किया जाता है? किसी मेटल की सरफेस पे हाई टेम्परेचर पर वापस से कंबाइन करवाया जाता है। मतलब पहले तो आप इनको अलग कर दो, पहले तो क्या कर दो बेटा? इनको अलग कर दो। अलग कैसे कर दिया? तो इनके बॉन्ड को तोड़ दिया। इनके एक बॉन्ड को क्या कर दिया? तोड़ दिया। मतलब ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा। लेकिन अभी वेल्डिंग हुई नहीं है, अभी वेल्डिंग हुई नहीं है। वेल्डिंग के लिए चाहिए हमको बहुत सारा टेम्परेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर कि जिस सरफेस पे आप वेल्ड करना चाह रहे हो, मेटल की जिस सरफेस पे आप वेल्ड करना चाह रहे हो, मेटल की वो सरफेस को मेल्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको पिघालना पड़ेगा। उसके लिए टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए। तो इतना टेम्परेचर हमको मिलेगा कहां से? तो पहले जो हमने इसको बॉन्ड तोड़ने में टेम्परेचर दिया, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ा है तो आपने टेम्परेचर दे के तोड़ा होगा, आपकी एनर्जी लगी होगी।
तो इसका मतलब है कि यहां पे इसको बॉन्ड इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब ये वापस कंबाइन होंगे, जब ये किसी मेटल की सरफेस पे वापस कंबाइन होंगे, तो उल्टा सोचो कि वो एनर्जी खूब ज्यादा रिलीज करेंगे। और जब खूब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या करेगी, मेटल की सरफेस को वेल्ड कर देगी, क्योंकि वहां से उसको वो मेल्ट कर देगी। तो आपने देखा होगा कि गैस वेल्डिंग करते हुए कभी किसी को देखा हो कि मेटल की एक छोटी सी रोड होती है, स्टिक होती है, उसको क्या कर दिया जाता है कि जहां पर भी मेटल को वेल्ड करना होता है, उस रोड के साथ उस गैस को, है ना, जिसको टॉर्च बोलते हैं बेसिकली, जिसको वो लोग जिधर से वो आग जला रहे होते हैं, है ना, वो गैस सिलेंडर से निकल के पाइप उनके हाथ में एक आता है, उसको एक टॉर्च बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, उसको टॉर्च बोलते हैं। उस टॉर्च से वो क्या करते हैं कि गैस निकल रही होती है, और बेसिकली वहां पे वो हाई टेम्परेचर जनरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड उन्होंने पहले तोड़ लिया, उस एटॉमिक हाइड्रोजन को फिर से वो कंबाइन करवा रहे हैं। और एटॉमिक हाइड्रोजन को जब वो कंबाइन करा रहे हैं, तो इस प्रोसेस में कॉम्बिनेशन में बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड बन रहा है तो खूब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। वो एनर्जी यूज की जाती है वेल्डिंग में, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो वो एनर्जी रिलीज होती है, तो वहां से टेम्परेचर रिलीज होता है। तो ये एटॉमिक टॉर्च, है ना, को लेके, या हाइड्रोजन टॉर्च, या इस तरह का कोई मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में कुछ टॉर्च को लेके कुछ लिखा हुआ है। तो वहां लिखा हुआ है कि मेटल की सरफेसेस को वेल्ड किया जाता है इस वाले प्रोसेस से। मैंने सिंपल सा गैस वेल्डिंग लिख दिया, लेकिन मैंने अब आपको समझा भी दिया है, तो ये हमेशा याद रहेगा कि बेसिकली कुछ नहीं है। एटॉम पहले H2 को हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन में, मतलब सिंगल सिंगल हाइड्रोजन में तोड़ दिया, फिर किसी, जहां पर डिजायर्ड सरफेस है हमारी, जहां पर वेल्डिंग की डिजायर्ड सरफेस है, जहां पर हमको वेल्डिंग करनी है, उस सरफेस पे ले जाके उन एटम्स को फिर से जोड़ दिया। तो जब जोड़ा तो खूब सारी एनर्जी रिलीज हुई हीट के फॉर्म में, और उसने मेटल को मेल्ट किया, है ना, और वहां से हमने उसकी वेल्डिंग कर दी। तो ये गैस वेल्डिंग का जो यूज होता है। यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, रॉकेट के अंदर फ्यूल यूज होता है आज के दिनों में, प्रेजेंट टाइम पे भी, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्रस्ट चाहिए होता है, और बहुत ज्यादा कंबस्टाइल गैस होती है ना, कंबस्टिबल गैस होती है, मैंने बताया भी था ये, ठीक है। बेटर फ्यूल इन कंपैरिजन टू गैसोलीन एंड अदर फ्यूल्स बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि H2 जो है वो बेटर चॉइस क्यों हो सकती है, क्योंकि ये कोई भी पॉल्यूटेंट जो है वो नहीं ला रही, कोई भी पॉल्यूशन नहीं कर रही बेटा, ठीक है भाई। चले आगे, ये मैंने थोड़ा ऐसे ही बताया था, मैंने हटा देता हूं, सिर्फ समझाने वाली सी बात थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट पे। हमने डाई हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिया है, डाई हाइड्रोजन क्या ऑलमोस्ट हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी देख ली है। हाइड्राइड्स जो है वो बेटा बेसिकली, हाइड्राइड जो है वो मेटल, हाइड्रोजन जो है किसके साथ, खूब सारे मेटल्स के साथ भी, मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ, दोनों के साथ है क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन की मेटल कौन है साथ में कौन रिएक्शन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हाइड्राइड तीन तरह के होते हैं। हाइड्राइड जो है वो तीन तरह के होते हैं, मोटे मोटे तौर पे हाइड्राइड तीन तरह के होते हैं। एक होता है आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है, उसके बाद होता है कोवेलेंट हाइड्राइड, उसके बाद होता है आपका मेटालिक हाइड्राइड, इसका एक और नाम होता है स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्राइड, या इसका एक और नाम होता है इंटरस्टिशियल। ठीक है, हाइड्राइड जो है वो बेसिकली कितने टाइप के बन सकते हैं, तीन तरह के बन सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि H2 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है। H2 खूब सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, हाइड्राइड्स बनाता है, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्या, आयनिक हाइड्राइड। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम, आयनिक हाइड्राइड। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये कौन बनाता है, इनका एक और नाम होता है बेटा सलाइन हाइड्राइड। क्या नाम होता है इनका,
सलाइन हाइड्राइड। अब ये मेजरली कौन फॉर्म करता है? ये फॉर्म्ड बाय, पहला तो आएगा फॉर्म्ड बाय एस ब्लॉक मेटल्स। किससे बनते हैं ये? एस ब्लॉक मेटल से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर आएगा कि आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर, किस आयनिक इन नेचर होते हैं, मेनली आयनिक इन नेचर। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बहुत जरूरी है, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, एक्सेप्ट बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट कौन बेटा? बेरिलियम हाइड्राइड, MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड लिथियम हाइड्राइड। इनको बोला गया है, ये कौन से नेचर के होते हैं? कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर ड्यू टू हाई फाई वैल्यू ऑफ कैटायन, ड्यू टू हाई फाई वैल्यू ऑफ कैटायन। इनमें क्या होता है? कैटायन की वैल्यू हाई होती है, फाई जो है उसका ज्यादा होता है, हाई फाई होते हैं। बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2 और लिथियम प्लस का चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। इस वजह से ये हाइड्राइड में कैसा नेचर आ जाता है? कोवेलेंट नेचर आ जाते हैं। कैसे नेचर आ जाते हैं बेटा? कोवेलेंट नेचर आ जाते हैं। अब जो बाकी के जो आयनिक हैं, बाकी का जिसका नेचर आयनिक है बेटा, तो आपको भी पता है कि रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस किस में होगी बेटा? सॉलिड में नहीं होगी, ये सब पढ़ा चुका हूं। आयनिक के प्रॉपर्टीज याद करो, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था जो भी आयनिक होंगे वो सॉलिड में नहीं करेंगे, मोल्टन में कर जाएंगे और एक्वस में भी कर जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर बात करें तो सॉलिड में नहीं होगा, मोल्टन में होगा और एक्वस में होगा। ये सारी बातें पढ़ा चुका हूं बेटा, पढ़ा चुका हूं, क्लियर है यहां तक? उसके बाद क्योंकि ये आयनिक हैं, तो आयनिक हाइड्राइड जो है ये मेटल के साथ ये रिएक्शन, ये पानी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कोई भी मेटल मान लेते हैं, इसमें ये मेटल हाइड्राइड जो है ना, मेटल हाइड्राइड जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल हाइड्राइड H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना। इसी का पॉइंट है, तो इसी के अंदर पढ़ लेना बेटा। ये क्या बनेगा? H+ और ये किस में टूटेगा? OH- में। ये किस में टूटेगा? M+ और ये किस में टूटेगा? H- में। क्योंकि मेटल प्लस में रहेगा। आयनिक हाइड्राइड में एक चीज ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन जो है वो माइनस है। हाइड्रोजन क्या है? प्लस नहीं है बेटा, माइनस है। तो क्या सर हर एक हाइड्राइड में हाइड्रोजन माइनस में होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन एल्थ मेटल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए वो प्लस होते हैं और इनके साथ वाला हाइड्रोजन जो है माइनस होता है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए यहां पे कि सर क्या हाइड्राइड में H- में ही होता है, ऐसा नहीं है। NH3CH4 B2H6 ये सब भी हाइड्राइड हैं, इनमें हाइड्रोजन माइनस में नहीं प्लस में ही होता है। इट डिपेंड्स कि वो हाइड्राइड कैसा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि H2 खूब सारा हाइड्राइड बनाता है, तो अलग अलग तरह के हाइड्राइड्स बनते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सा बन रहा है। सबसे पहले हम आयनिक हाइड्राइड की बात करें, जो कि एस ब्लॉक वाले बनाते हैं। आयनिक इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट BH2, MgH2 एंड LiH। इनका नेचर कोवेलेंट हो जाता है ड्यू टू हाई फाई नेचर ऑफ मेटल कैटायन। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पर होते हैं, क्योंकि आयनिक बोल रहे हो तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कैसे करोगे? तो आयनिक के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात आपने करी थी, वैसी ही बात हम यहां पे भी कर लेंगे। मेटल, इस तरह के मेटल आयनिक हाइड्राइड जो हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, और पानी के साथ रिएक्शन करके बेटा ये कौन सी गैस निकाल देंगे? H+ और H-, H+ और H- बन के क्या बन जाएगा? H2 गैस बन जाएगी। और बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? तो बेटा ये मेटल का तो हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, और साथ में क्या कौन सी गैस निकाल देते हैं? H2 गैस निकाल देते हैं। यानी किसी भी आयनिक हाइड्राइड का अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया, तो बताओ क्या बनेगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बेटा? H2 गैस रिलीज हो जाएगी।
इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया गया बेटा, एक पॉइंट यहां पर ऐड कर रहा हूं मैं, एक पॉइंट यहां पे और ऐड कर रहा हूं, पहले इसको नंबर दे देता हूं मैं ताकि एक, ये दो, तीन, ताकि आपको समझ आ जाए, चार, ये पांच। अब मैं यहां पे 6 नंबर ऐड कर रहा हूं इस जगह पे, 6। ठीक है, देखना इसको, जब इस मेटल हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, जब इस मेटल हाइड्राइड का क्या किया जाता है, M प्लस और H माइनस का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तो मुझे बताओ ये कहां जाएगा। ये जो आपका केटायन है ये तो जाएगा कैथोड पे, और एनायन जो है वो कहां जाएगा, एनायन जो है ये कहां जाएगा, एनोड पे। कहां जाएगा, एनोड पे। और इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा H2 गैस, H2 गैस एट एनोड। which confirms existence of H माइनस, और एग्जिस्टेंस की जगह अपन इसको प्रेजेंस लिख देते हैं, प्रेजेंस ऑफ H माइनस इनके अंदर है। कैसे पता लगाएं, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो देखा कि एनोड पे, एनोड पे, एनोड पे कौन सी गैस मिल गई बेटा, एनोड पे H2 गैस मिल गई, क्योंकि एनायन एनोड पे जाता है। तो एनायन H2 गैस जब एनोड पे निकलते हुए देखा तो सब समझ आ गया कि इसका मतलब है उसमें हाइड्रोजन जो है वो प्लस में नहीं है, हाइड्रोजन कहां है बेटा, माइनस में है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कंफर्म करता है कि इसके अंदर H प्लस नहीं H माइनस होता है। किसके अंदर बेटा, आयनिक हाइड्राइड के अंदर, सेलाइन हाइड्राइड के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 पॉइंट छंटे हुए हैं। एनसीईआरटी में इसको थ्योरेटिकली इस तरह से चीजों को समझाया हुआ है, मैंने आपके लिए इसको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रख लेना। BeH2 MgH2 जो हैं वो इतने ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, इतने ज्यादा कोवेलेंट होते हैं कि ये तो पॉलीमर ही बना लेते हैं, ये तो पॉलीमर ही बना लेते हैं, इतने ज्यादा कोवेलेंट होते हैं। क्योंकि हाइड्रोलिसिस होना, हाइड्रोलिसिस होना, पॉलीमर बनाना, डाइमर बनाना, ये इस तरह की जो तमाम फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे फीचर्स जो हैं वो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स के होते हैं। तो ये इतने ज्यादा कोवेलेंट हो जाते हैं, दोनों होते हैं, तीनों कोवेलेंट हैं, तीनों में कोवेलेंट नेचर होता है, इन दोनों में ज्यादा होता है तो ये पॉलीमराइज हो जाते हैं, ये पॉलीमर भी बना लेते हैं, पॉलीमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना, सेकंड नंबर है अपना कौन सा बेटा, कोवेलेंट हाइड्राइड। चलिए आगे आ जाते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड पे बढ़ते हैं बेटा। कोवेलेंट हाइड्राइड पे आते हैं बेटा, कोवेलेंट हाइड्राइड पे सबसे पहले आएंगे, सेकंड नंबर हमारा है कोवेलेंट हाइड्राइड। ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात वो लिख देता हूं, फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। किससे बनता है ये, पी ब्लॉक एलिमेंट से बनता है। तो बेसिकली जो नॉन मेटल हाइड्राइड्स हैं वो सारा सेगमेंट इसमें आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसमें नॉन मेटल हाइड्राइड्स का सेगमेंट इसमें पूरा कवर होगा। इसके अंदर मेनली हम 3 ग्रुप पे फोकस करते हैं, जो हाइड्राइड बनाते हैं 3 ग्रुप पे फोकस करते हैं। और वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर इसके अंदर पार्ट की बात करें, इसके अंदर सबसे पहले पार्ट की बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन रिच। नाम से पता चल रहा है बेटा, नाम से पता चल रहा है कि ये किसमें क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की। ये बनता है फॉर्म्ड बाय ग्रुप 13 एलिमेंट्स। किससे बनता है ये, ग्रुप 13 के एलिमेंट से बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, BH3 हो गया,
ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता नहीं है, आपको भी पता है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, B2H6 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ग्रुप 13 का ये हो गया। उसके बाद मैक्सिमम में यही यूज होता है, तो इसी के लिए लिख दिया मैंने। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की अगर हम बात करें तो ये किससे बनता है बेटा, फॉर्म्ड बाय ग्रुप 14th। ठीक है, 14th एलिमेंट से बनेगा। तो मतलब कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे CH4 हो गया, ठीक है, SiH4 हो गया। जिस तरह से इसको मिथेन बोलते हैं, इसको सिलेन बोलते हैं बेटा, इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप में होंगे, दिख ही रहा है ये तो। ठीक है, ये कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे, ये सब बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, इनके जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इनके जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें बराबर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर में दिक्कत होती है, इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन होते हैं। इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कैसे काम करेंगे, वर्क एज लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर। सब सिखाया हो बेटा, ए से एक्सेप्ट करना एसिड वाला, लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज होती है। ये कैसी होती है, लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज होती है। अब नाम, तीसरा नाम आपको पता चल ही गया होगा, तीसरा नाम किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय। ये किससे बनता है बेटा, फॉर्म्ड बाय ग्रुप 15th 16th एंड 17th हाइड्राइड। मतलब 17th के जो एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, NH3 हो गया, ठीक है, NH3 हो गया। उसके बाद आप H2O देख सकते हो, उसके बाद आप HF देख सकते हो। इस तरह के सारे जो हाइड्राइड हैं उन सब के पास लोन पेयर की कोई कमी नहीं होती, लोन पेयर की कोई कमी नहीं होती। ये सारे कैसे होते हैं बेटा, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, या यूं कह दीजिए कि ये लोन पेयर डोनर होते हैं। ये क्या होते हैं, सारे लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर होते हैं। मतलब कि इनको क्या बोलेंगे, लुईस बेस। ये सारे क्या होते हैं, लुईस बेस। क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी नहीं है तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे, खुद इलेक्ट्रॉन खाएंगे या दूसरे को देंगे। अरे भैया, जिसके पास कमी नहीं है उससे हम यही उम्मीद करेंगे कि वो किसी को देगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब लोन पेयर अगर देगा, तो बताओ वो कैसे एक्ट करेगा, लुईस बेस की तरह करेगा। इसी तरह से एनसीईआरटी ने इसमें लिखा है कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम नाम पढ़ के एक्सपेक्ट करते हैं कि ये खाएगा, खाएगा मतलब ये लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम इनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन खाएंगे, ना ये बेचारे देने वाले हैं, ना तो ये चुपचाप बैठ रहे थे, ना तो लुईस बेस है, ना ही लुईस एसिड है। तो बेसिकली कोवेलेंट हाइड्राइड को हमने 3 पार्ट में बांट दिया, पूरा पी ब्लॉक खत्म कर दिया। देखिए 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th 16th 17th ग्रुप। एक सेकंड, यहां पे 16 लिखना है, यहां पे 6 लिखने दो भाई, 6 लिखने दो, 2 बार लिख दिया। 15, 16 और 17 ग्रुप का हमने देख लिया। 15, 16, 17, इधर से 13, 14, तो ये पूरा पी ब्लॉक आपका यहां पे कवर हो गया। ये सब कहलाते हैं बेटा कोवेलेंट हाइड्राइड। ये सब क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड कहलाते हैं। अगला आता है हमारा मेटालिक एंड नॉन स्टोइक्योमेट्रिक बोल दो, या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोल दो। अगला हाइड्राइड वो आएगा। चलिए बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, थर्ड पे, मेटालिक बोल दो, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, स्टोइक्योमेट्रिक, या फिर इंटरस्टिशियल। मेटालिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट इसके लिए, फॉर्म्ड बाय
formed by D block, D and F block, D and F block elements. D and F block elements होते हैं, ठीक है. हाइड्रोजन H2 is hydrogen is stored in interstitial space present in metallic lattice. जैसे ये मेटल का जो लेटिस बना हुआ है बेटा, इस तरह से ये मेटल है, इस तरह से ये मेटल बने हुए हैं. तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ये बीच की खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं वॉइड. इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम वॉइड बोलते हैं इसको. ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ये हो गया, ये क्या कहलाता है? वॉइड. वॉइड बोल दो या इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दो. वॉइड बोल दो या क्या बोल दोगे? इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दो. यहाँ पे H2 गैस स्टोर होती है. यहाँ पे ये H2 इस तरह से ये H2 गैस जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, स्टोर हो जाती है खाली जगह पे. इसलिए इनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड. अभी तक की स्टडी में देखा गया कि कोई भी रिएक्शन नहीं करते डायरेक्ट ये खाली स्पेस पे, सिर्फ एड्सॉर्प्शन फिनोमिना से इस पर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, इनके साथ रह जाते हैं. तो इसका मतलब हुआ कि ये जरूरत पड़ने पर ये कैसे काम में ला सकते हैं? अगर ये H2 यहां पर ट्रैप हो गई तो यानी कि वर्क एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, कैन बी यूज्ड एज, ऐसे लिख दो, कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ H2 गैस. हाइड्रोजन के सोर्स को की तरह काम में लिया जा सकता है, बिकॉज यहां पर ये हाइड्रोजन जो है वो स्टोर हो जा रही है. ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो स्टोर हो जा रही है. नॉन स्टीसियो केमिस्ट्री क्यों बोला इसको, है ना? सॉरी, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्यों बोला? सॉरी, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्यों बोला इसको? क्योंकि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब है कि ये जो कॉम्पोजिशन वाला जो लॉ होता है, जो आप लोग पढ़ते हो बेसिकली मोल में ही, मेरे ख्याल से पहले चैप्टर में ही आप पढ़ लेते हो कि जो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है उसको फॉलो नहीं करते. लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को फॉलो नहीं करते. यानी कि जैसे यहां पे अगर बात करें तो टाइटेनियम अगर हमने ले लिया तो TiH लिया. अब वो H जो है वो 1.5 से 1.8 हो सकता है ना? वो टाइटेनियम जो है वो 1.5 से 1.8 हो सकता है. उसके बाद हम अगर बात करें, जैसे लेंथेनम की बात कर लेते हैं, है ना? तो लेंथेनम की बात कर लेते हैं तो LaH है वो 2.8 के आसपास होता है. तो क्योंकि ये +3 में होता है तो होना तो इसको भी कंप्लीट 3 चाहिए था, लेकिन ये 3 नहीं 2.8 ही है. ये +2 में होता है तो इसको कंप्लीट 2 होने चाहिए थे, लेकिन ये 1.5 से 1.8 के बीच में वेरी करता है. तो बेसिकली ये लोग जो हैं, ये जो हैं वो फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन. इसलिए इनको क्या बोला गया है? इसलिए इनको क्या बोला गया है? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक. है ना? क्योंकि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है वो फॉलो नहीं करते, इसलिए इनको क्या बोला गया बेटा? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक बोला गया है. इसके अलावा ये जो इनका मेनली यूज होता है वो क्या होता है? कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ H2 गैस, वो हमने देख ही लिया. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दूसरा एक चीज और है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो वो पहले हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, NCERT एग्जाम्पलर का सवाल भी है कि अगर बात करें ग्रुप नंबर 6, 7, 8, 9,
ये 6 7 8 9 में 6 में ओनली क्रोमियम फॉर्म हाइड्राइड, 6 के लिए लिख देता हूं ओनली क्रोमियम फॉर्म हाइड्राइड, CrH बोल सकते हैं, बाकी सब नहीं करेंगे। और यहां पे एक साथ लिख दो डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। तो बेसिकली 6 7 8 9 नहीं बनाता, ऐसे याद रख लो। 6 में सिर्फ क्रोमियम बनाता है, बाकी सब कोई नहीं बनाता। 6 नंबर ग्रुप में क्रोमियम के अलावा नहीं बनाएंगे कोई भी। 7 8 9 में कोई नहीं बनाएगा, बाकी सबके हाइड्राइड जो है वो देखने को मिलते हैं। याद रहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। ये बात वो पूछेगा आपसे, डी ब्लॉक के लिए पूछेगा बेटा। ग्रुप नंबर खास तौर से याद रख लेना, ग्रुप नंबर जो है वो 6 7 8 9 याद रख लेना, क्योंकि लोचा यही है। 6 में दिक्कत है क्योंकि 6 में क्रोमियम बना लेता है, बाकी नहीं बनाएंगे। तो क्योंकि उसमें भी सभी नहीं बना रहे हैं, इसलिए मैंने भी वहीं पे ऐड कर लिया ताकि आपको एक जैसे याद हो जाए। 6 7 8 9, लेकिन 6 में ध्यान रख लेना, 6 में क्रोमियम बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाएंगे। ओनली क्रोमियम फॉर्म्स हाइड्राइड, CrH। 7 8 9 नहीं बनाएंगे। ये आपका हाइड्राइड जो है वो कंप्लीट हो गया। यहां पे हाइड्राइड्स के बारे में हमने सारी बातें कर ली। उसके बाद आता है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं, कुछ सवाल देख सकते हैं, है ना। कुछ सवाल देख सकते हैं, जैसे ये वाला सवाल देख लीजिए। डाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द कॉमर्शियल स्केल बाय डिफरेंट मेथड्स इन इट्स प्रिपरेशन बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन hydrocarbons, a mixture of CO and H2 गैस फॉर्म्ड, इट इज नोन एज। मैंने कहा था कि ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये या तो PYQ होगा या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगा, मैं वहीं से लेके आया हूं। PYQ या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कोई होगा, तो ये देख लेना। इसमें दिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि CO एंड H2 को क्या कहते हैं। CO एंड H2 को क्या कहते हैं? ये कहलाता है बेटा क्या, आपका वाटर गैस, सिन गैस, प्रोड्यूसर गैस, और या फिर इंडस्ट्रियल गैस, क्या कहेंगे। इनमें से क्या हो सकता है? आंसर मल्टीपल हो सकते हैं बेटा, मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। पहले ही कह रहा हूं मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। इसका नाम वाटर गैस भी होता है बेटा, इसका नाम वाटर गैस भी होता है और सिन गैस भी होता है। तो यहाँ पे आंसर कितने हो जाएंगे? करेक्ट आंसर कौन कौन से हो जाएगा? ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। इसका मतलब ये एग्जाम्पलर का सवाल है, क्योंकि वहां मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो ये एग्जाम्पलर का सवाल है बेटा, दिया हुआ है CO प्लस H2 गैस बनती है। इसको क्या कहते हैं? CO प्लस H2 गैस को क्या कहते हैं? तो वाटर गैस भी इसी का नाम होता है और सिन गैस भी इसी को बोलते हैं। ठीक है सर, ये प्रोड्यूसर गैस क्या है? वैसे तो ये आगे आएगी, पर फिर भी बता देता हूं। प्रोड्यूसर गैस कहलाती है बेटा CO प्लस N2। क्या कहलाती है? CO प्लस N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ताकि सवाल यहां पर है तो ठीक है, नाम है तो पता होगा। इंडस्ट्रियल गैस एक केवल ऑप्शन बनाया हुआ है, बाकी वैसा कुछ नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड? रिच हाइड्राइड कौन से होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कौन होते हैं? जो 15 है ना, 16 और 17 वाले ग्रुप के होंगे, 15 16 17 वाले होंगे। तो बताओ इनमें से ये कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई ये तो। ये कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। तो बचा कौन? ये वाला। तो आंसर हो गया आपका, कैसा आंसर हो गया? NH3 हो गया। कौन सा आंसर हो गया बेटा? NH3 हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में कौन सा हो जाएगा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिच में कौन सा हो जाएगा? NH3 वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं अगला सवाल। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विच विल गिव H2 ऑन रिएक्शन विथ NaOH? NaOH क्या है बेटा? बेस है। NaOH क्या है? बेस है। याद करो वो लाइन, याद करो वो लाइन जिसमें आपने बोल दिया था कि बेस के साथ रिएक्शन कौन कौन से करते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स करते हैं बेटा। कौन से मेटल्स करते हैं? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल्स जो होते हैं वो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहे थे? H2 गैस दे रहे थे। क्या दे रहे थे? वो H2 गैस दे रहे थे। अब आपको खाली एम्फोटेरिक मेटल्स जानना है। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ये एम्फोटेरिक की ट्रिक है। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे में एक हो गया अपना जिंक हो गया, मैग्नीशियम आएगा नहीं, आली में अपना एल्यूमिनियम हो गया, सबसे अच्छा पंजाबी तो बेरिलियम हो गया। तो ये 3 वाला देख लीजिए बेटा, 1 3 4 वाला आंसर होगा। 1 3 4 वाला आंसर हो गया। आंसर हो गया आपका बी।
क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एम्फोटेरिक मेटल नहीं है, तो वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The gas used in the hydrogenation of oil in presence of nickel as a कैटलिस्ट इज, निकल कैटलिस्ट के फॉर्म में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कौन सी गैस है, तो मिथेन, इथेन, ओजोन होने का सवाल नहीं होता, हम तो चैप्टर ही हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं। वनस्पति ऑयल से हाइड्रोजनेशन करने का मतलब होता है उसमें कौन सी गैस ऐड करनी, हाइड्रोजन गैस ऐड करनी। हाइड्रोजनेशन का मतलब ये है, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब है उसमें हाइड्रोजन ऐड करके क्या बनाया हमने, वनस्पति घी बनाया। ये चीज यहां पर हमको समझ में आ गई। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एक सवाल की, ये वाला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन। हो सकता हो मल्टीपल होगा, हो सकता हो सिंगल चॉइस हो। चलिए देख लेते हैं। इट एग्जिस्ट एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, नॉट ट्रू पूछ रहा है, ये तो करेक्ट है ना। डाई एटोमिक फॉर्म H2 एग्जिस्ट करता है भाई, ठीक है। डाई एटोमिक, डाई हाइड्रोजन का लिख रहे हैं। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, 1s1, ये भी फिर करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, 1s1 होता है। इट कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ केटायन विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट। क्या यहां पे केटायन जो होता है H प्लस जो होता है बेटा, H प्लस जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, H प्लस जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। H प्लस जब बनता है तो बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जो आईपी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आईपी लिख दो, आईई लिख दो, से H प्लस बनता है, वेरी हाई होती है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये H प्लस का एग्जिस्टेंस थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। H प्लस बनता है, किसी रिएक्शन में बनता है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा कि वो देखो H प्लस घूम रहा है। जहां जहां पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वहां वहां पे इस तरह से फ्रीली एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। तो नॉट ट्रू की बात आई थी, तो याद रख लेना नॉट ट्रू में कौन सा जाएगा बेटा, ये वाला जाएगा। फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये बात गलत है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। रीजन क्या है, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी, ये बहुत ज्यादा होती है। सेम चीज बोरोन के लिए भी सोच सकते हो आप, सेम चीज। अभी यहां पे बात निकली तो बता देता हूं कि बोरोन जो है वो +3 में एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। बोरोन +3 में क्यों नहीं करता, क्योंकि बोरोन की साइज छोटी है, बोरोन की भी 3 आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, बोरोन की भी 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू बहुत ज्यादा ही हो जाएगी, तो बोरोन +3 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप नीचे आओगे तो एल्यूमिनियम +3 एग्जिस्ट कर जाएगा, गैलियम +3 एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन बोरोन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बना देगा +3 में, क्योंकि BF3 अगर आप सोचोगे, BF3 आप सोचोगे तो इसको +3 बोलोगे। बेटा ये कंपाउंड के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं बात कर रहा हूं अकेला बोरोन +3 लेके आयन के रूप में घूमता है कि नहीं घूमता है, नहीं घूमता, क्योंकि अगेन यहीं पे वही रीजन आएगा कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। सिमिलरली H+ के लिए भी सोच सकते हो आप, है ना, कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो H+ किसी रिएक्शन में बन सकता है, किसी मीडियम में बन सकता है, H+ एग्जिस्ट मीडियम में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि H+ जो है वो घूमता फ्री रह सकता है, बहुत हाई रिएक्टिव होता है, जाके किसी के साथ चिपक जाएगा। वैसे H+ फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एग्जिस्ट नहीं करना और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करना दो अलग टर्म है, याद रख लेना। फ्रीली एग्जिस्ट का मतलब है H+ को छोड़ दो, H+ खुश रहे, कुछ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। H+ बहुत हाईली रिएक्टिव स्पीसीज हो जाती है, बन गया किसी रिएक्शन में तुरंत जाके किसी के चिपकेगा, H+ की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है। चलिए भाई, है ना। यस एक सवाल और बच रहा, वो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर, दैट इज योर प्रोटियम, ठीक है। ये क्या है, 1H1 जो है वो क्या है, प्रोटियम, ठीक है, जिसको अपन H बोलते हैं। उसके बाद 1H2 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ड्यूटेरियम D, और 1H3 को क्या बोल दिया हमने, ट्राइटियम। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्या लिखा है इसने, नॉट ट्रू। दे आर आइसोटोप ऑफ ईच अदर, दे आर आइसोटोप ऑफ ईच अदर, ठीक है, आइसोटोप तो होते ही हैं एक दूसरे के, आइसोटोप्स ही हैं, सही बात है। दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा वन ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा तो मतलब सही रहेगा, इलेक्ट्रॉन सेम हुआ। उसके बाद they exist in the nature in the ratio of 1:2:3, their atomic masses are in the ratio of 1:2:3, ठीक है। अब दोनों में से एक सही है और एक गलत है। याद करो मैंने अबंडेंस के लिए क्या लिखाया हुआ है, मैंने अबंडेंस के लिए क्या किया है, अबंडेंस, ये किसकी बात हो रहा है बेटा, अबंडेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अबंडेंस की बात हो रही है। अबंडेंस का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, एच डी और टी होता है। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है बेटा, एच डी टी होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ये मिलेगा, उससे कम ये मिलेगा और सबसे कम ये मिलेगा। इन्होंने उल्टा लिखा है, इन्होंने उल्टा लिखा है। आप ये लिख सकते हो 3:2:1, क्योंकि ये रिलेटिव रेशियो होते हैं कि ये जितना मिलता है उसका 2 गुना ये मिलेगा और उसका 3 गुना ये मिलेगा, तो ये रिलेटिव रेशियो है। तो ये वाला तो गलत हो गया था, तो इसका मतलब है नॉट ट्रू पूछा तो आंसर तो ये हो गया। मास हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गए, हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया, डेंसिटी हो गई, इन सब का ऑर्डर यही था बेटा कि H से ज्यादा D से ज्यादा T, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट है, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया बेटा, आंसर हो गया आपका सी, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा था। नीचे वाला सही है 1:2 रेशियो। अगर आपको मेरे जुगाड़ से बात समझ आ गई हो, मैंने जुगाड़ बताया था कि अबंडेंस में जुगाड़ जो है वो ये चलता है बाकी सब जितनी प्रॉपर्टीज है उन सब में मैंने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया था। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर को दिखा रहा है, मास उसी कैटेगरी में था इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले, तो ये तो सही रेशियो हो गया। हाँ, अबंडेंस, एग्जिस्टेंस इन नेचर का मतलब अबंडेंस वाली बात आ गई, तो अबंडेंस को देखते हुए ये ऑर्डर गलत हो गया, बिकॉज सबसे ज्यादा मिलने वाला तो बेटा यही है प्रोटियम। सबसे ज्यादा कौन मिलता है, प्रोटियम मिलता है, उसके बाद ड्यूटेरियम और सबसे कम ट्राइटियम मिलता है, रेडियो एक्टिव होता है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स जो है वो एमिट करता है। चलिए बेटा, ये हमारा हाइड्रोजन का लेक्चर नंबर 1 था, है ना, और हमने यहाँ पे आज 2 पार्ट पूरे किए हैं, और वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं, 2 पार्ट प्लस कुछ 6-7 सवाल किए हैं हम, आई थिंक 6-7 सवाल हो गए होंगे। उसके बाद हमारे पास बच रहा है अब सिर्फ वाटर, H2O2 और उसमें एक छोटा सा पार्ट D2O। तो हम अगले वाले लेक्चर में, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम इन तीनों पार्ट को कवर करेंगे। इनके अंदर भी H2O2 एंड D2O बहुत छोटे छोटे से पार्ट है, जो मेजर पार्ट रहेगा वो H2O रहेगा। H2O की स्ट्रक्चर हो गई, आइस का लैटिस हो गया, ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नहीं, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लेना। आइस की स्ट्रक्चर, आइस के अंदर H बॉन्डिंग, वो सब बता रखी है, मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर वो चीज पढ़ा चुका हूं, तो फिर से नहीं पढ़ाऊंगा। उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, वो 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, तो बेंट शेप का होता है, तो उससे रिलेटेड H2O की कुछ बातें की हुई। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, H2O और D2O का कंपैरिजन कर लेंगे पहले तो, कि H2O D2O में क्या फर्क होता है, ठीक है। दूसरी, जिस तरह से आज प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में कंपैरिजन किया था, उसी तरह से वहां पर भी कुछ ऑर्डर को कंपेयर कर लेंगे। एक तो हम ये काम कर लेंगे। दूसरा हमारा मेन फोकस हो जाएगा वाटर की हार्डनेस कितने तरह की होती है और उनके रिमूवल के क्या क्या मेथड्स हैं, हम उन पर डिस्कस कर लेंगे। और फिर आगे आ जाएगा आपका क्या, सिर्फ और सिर्फ बचता है फिर H2O2, और H2O2 में हम लोग सिर्फ H2O2 का मेन जो काम होता है वो रिड्यूसिंग भी होता है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन शो करेगा और डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन्स वहाँ होंगे उसके खुद के, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं हमने मान के चलिए कि हाफ चैप्टर तो पूरा कर लिया, आधा चैप्टर तो हो गया है हमारा। आज के चैप्टर में डाईहाइड्रोजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स थे। मैं बता देता हूँ कि डाईहाइड्रोजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स थे, तो हाइड्राइड्स को बहुत अच्छे तरह से कर लेना, क्योंकि हाइड्राइड्स एक ऐसा सेगमेंट है जहां से सवाल आ सकता है, वाटर की हार्डनेस भी आ सकता है, तो वो हम अगले लेक्चर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।